हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर वेल विशर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट डीसीसी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डीसीसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, कल की हमने क्लास इंग्लिश की, कल की हमारी फर्स्ट क्लास थी, डेमो क्लास थी। जो बच्चे भी नए जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगा, या वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को जरूर वायरल करें, ठीक है ना, काफ़ी शेयर करें। और जो अभी जुड़े उनसे कहना चाहूँगा कि फर्स्ट क्लास हमारी HSC CET स्पेशल इंग्लिश क्लास थी डेमो। उसके अंदर हमने उन बातों का जिक्र किया था कि HSC CET के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, हमने इंग्लिश की इंपॉर्टेंस जानी थी हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर, और बहुत सारी बातों को डिस्कस किया था कि कौन सी चीज़ें वोकैब के अंदर आनी है, कौन सी चीज़ें ग्रामर के अंदर आनी है, पार्ट ऑफ स्पीच का भी हमने जिक्र किया था, ठीक है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज प्यारे बच्चों आपके सामने मैं बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, टेंस। आज की हमारी क्लास है टेंस की फर्स्ट क्लास है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, क्या होता है टेंस? और स्टूडेंट इस बात का ध्यान देना कि जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, छठी सातवीं आठवीं क्लास में, जैसे ही थोड़े से समझदार हुए, पांचवीं छठी सातवीं आठवीं तक पहुंचे, 6 से 7 से 8 से टीचर और हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप भी इंग्लिश को लेकर के एक बात बोला करते थे, और वो आज भी बोलते हैं और उस टाइम भी बोला करते थे। और वो बात टेंस को लेकर के थी, इंग्लिश को लेकर के थी, ग्रामर को लेकर के, कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो आप टेंस अच्छा कर लो। लेकिन प्यारे बच्चों, ना तो वो टेंस अच्छा हो पाया और ना आज 2022 में वो इंग्लिश अच्छी हो पाई। इसके पीछे की क्या वजह रही? और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, जानने वाली बात ये भी है कि प्यारे बच्चों, पिछले कई सालों से, 50 60 70 सालों से जब से भाषा बनी है, इसमें ठीक है टाइम टाइम पे चेंजेस जरूर हुए हैं, लेकिन अगर पिछले 20 30 40 50 सालों को उठा करके देखें तो इंग्लिश में कुछ नहीं बदला है। चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, इंग्लिश लैंग्वेज तो इंग्लिश लैंग्वेज रही है, ग्रामर तो वही ग्रामर रही है, वही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, सारे के सारे वही पार्ट ऑफ स्पीच रहे हैं। तो फिर ऐसी क्या गलतियां हुई हमसे? पढ़ाने वाले ठीक नहीं थे, या फिर हम ठीक से पढ़ते नहीं थे? क्या कहानी थी? चलिए खैर, अभी उन बातों से ज्यादा वास्ता रखना नहीं है। अब उन चीजों पे काम करना है जिनकी वजह से, उन चीजों को और सुधारना है जिनकी वजह से हम टेंस या फिर इंग्लिश को समझ नहीं पाए। चलिए मैं हेडिंग डालता हूं प्यारे बच्चों, टेंस। मैं हेडिंग डालता हूं टेंस। डालना सर एक बार ये तब तक। तो प्यारे बच्चों, मेरा सबसे पहला सवाल, व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है एंड वाई सो इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करता हूं कि टेंस वास्तव में इंपॉर्टेंट क्यों है। प्यारे बच्चों, टेंस से एक टॉपिक रिलेट करता है वर्ब का। पहला टॉपिक टेंस हो गया, दूसरा टॉपिक क्या हो गया? वर्ब। प्यारे बच्चों, टेंस और वर्ब से एक टॉपिक रिलेट करता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कौन सा टॉपिक? एक्टिव एंड पैसिव, सॉरी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्यारे बच्चों, अगर आपको एक्टिव पैसिव समझ में आता है, वर्ब समझ में आ गया, टेंस समझ में आ गया, तो आपके सामने एक टॉपिक स्ट्राइक करेगा प्यारे बच्चों, नरेशन। फिर आपके लिए नरेशन समझना आसान होगा। अगर आपका नरेशन अच्छा हो जाता है, टेंस, वर्ब, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, तो प्यारे बच्चों आपका एक टॉपिक बहुत बढ़िया होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और स्टूडेंट, अगर आपका टेंस वर्ब अच्छा हो जाता है तो आपका एक टॉपिक और बहुत बढ़िया हो जाएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस। ये क्या चीजें हैं, ये कौन से सेंटेंस होते हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है टेंस। मैंने शुरुआत टेंस से की है। मैंने कहा अगर आपका टेंस का टॉपिक अच्छा हुआ तो कौन सा टॉपिक अच्छा हो जाएगा? वर्ब का। अगर टेंस वर्ब दोनों अच्छे हुए तो कौन सा टॉपिक बहुत बढ़िया हो जाएगा? एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव अच्छा हो गया तो कौन सा होगा अच्छा? नरेशन। नरेशन अगर बढ़िया हो गया तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके अंदर भी वर्ब आया है। और पहले जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, वर्ब अच्छे हुए तो आपका टॉपिक अच्छा हो जाएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस। प्यारे बच्चों, अब आप इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे टेंस की, कि टेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है।
इससे 6 टॉपिक रिलेट करते हैं प्यारे बच्चों इंग्लिश ग्रामर के। तो इन चीजों को मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जो सवाल घूम रहा है ना कि बीते वक्त में या आज भी लोग हमें ऐसा क्यों बोलते हैं कि टेंस पढ़ लो, वो टेंस इसलिए बोलते हैं अगर टेंस अच्छे से पढ़ लिया ना तो प्यारे बच्चों 60% ग्रामर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। कहने का मतलब अगर ये टॉपिक भी आपने पढ़ लिए 1 2 3 4 5 6 तो HSC CET के एग्जाम्स के अंदर जो ग्रामर आएगी वो 60% आपकी क्या होगी, बिल्कुल सही, अगर इतने से टॉपिक भी पढ़ लिए तो। नरेशन का टॉपिक आना, देखिए टॉपिक मैं सारे ही करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको टेंस से रिलेट होने वाले टॉपिक्स बता रहा हूं कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर देखिए एक क्वेश्चन नरेशन का हर बार देखा जाता है HSSC के अंदर, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के क्वेश्चन हर बार देखे जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव का हर बार सवाल, टेंस का और वर्ब का हर बार सवाल रहता है। देखिए अगर ये 6 टॉपिक पढ़ते हो तो इनमें से 60% चांसेस हो जाते हैं अगर 10 क्वेश्चन CET पूछेगा इंग्लिश के तो 6 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे, अगर ये आपके 6 के 6 टॉपिक बहुत बढ़िया है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और इस टेंस की कहानी को स्टार्ट करता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, व्हाट इज टेंस? टेंस है क्या? अगर हरियाणा वाले स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो पता है वो क्या जवाब देंगे? टेंस इज नॉट टेंस, इट्स टेंशन। ठीक है प्यारे बच्चों, टेंस टेंस नहीं है, टेंस क्या है, टेंशन है। और ये परिभाषा अगर हरियाणा में अप्लाई की जाए तो प्यारे बच्चों काफी हद तक सही रहेगी। हम हरियाणवी स्टूडेंट्स इंग्लिश से बहुत घबराते हैं, है ना, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप DCC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हो ना तो ये आपका डर 1 या 1.5 महीने में गायब हो जाएगा इंग्लिश का, आपको बड़ी अच्छी इंग्लिश समझ में आनी शुरू हो जाएगी। चलिए मैं दोबारा से लिख देता हूं टेंस और आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। टेंस का मतलब काफी सारे बच्चे काल कहते हैं कि सर काल होता है, काल भी तो वक्त ही होता है, बोले तो टाइम। टेंस का मतलब प्यारे बच्चों होता तो टाइम ही है। अब कई कहेंगे सर टाइम तो समय होता है और टेंस तो काल होता है, और काल सर 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। चलिए इन बातों को छोड़ करके आपसे एक सवाल और पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस? मेरा आपसे एक सवाल और है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस? प्यारे बच्चों मुझे ये डेफिनेशन, इसका जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द, चलिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस? टाइम और टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। चलिए मैं आपका ये वहम दूर करता हूं, पहले मैं टाइम की डेफिनेशन लिखता हूं। टाइम क्या है प्यारे बच्चों? टाइम इज अ नेचुरल कंसेप्ट। टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है, या फिर टाइम इज अ वर्ड, इज अ थिंग, इज अ सब्जेक्ट। टाइम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी चीज है, या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट बोले तो एक ऐसी वस्तु है that has seen each and every happening of the universe before it। प्यारे बच्चों वक्त एक नेचुरल कंसेप्ट है, टाइम इज अ वर्ड, टाइम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी चीज है दैट हैज सीन ईच एंड एवरी हैपनिंग ऑफ द यूनिवर्स बिफोर इट। ईच एंड एवरी हैपनिंग का मतलब होता है प्रत्येक घटना, ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मांड की, जिसने ब्रह्मांड की हर एक घटना को देखा है बिफोर इट अपने सामने, उसे टाइम कहा जाता है, उसे समय कहा जाता है। आपने महाभारत देखी होगी, और महाभारत के अंदर एक चक्कर घूमता है ना प्यारे बच्चों, गोल गोल, और वो जब घूमता है, और जब हम पुराने टाइम में देखा करते थे, आज से 8-10 साल पहले, 10-12 साल पहले महाभारत, आज तो प्यारे बच्चों घर घर में महाभारत है, ठीक है, लेकिन पहले हम टीवी में महाभारत देखा करते थे। तो प्यारे बच्चों उसमें जब वो चक्कर घूमता था तो एक आवाज बोली जाती थी, फिर एक आवाज आती थी कि मैं समय हूं।
क्या प्यारे बच्चों कभी ऐसा बोला गया कि मैं टेंस हूं? उस सीरियल में कभी ऐसा है कि मैं टेंस हूं? अगर उसमें ऐसा बोल देता ना कि मैं टेंस हूं, बच्चे उठ के भाग जाते। वो देखते ना, वो ये कहते तो टेंशन, ये तो घर में भी टेंशन है, टीवी में भी टेंशन है, स्कूल में भी टेंस पढ़ो, महाभारत देखो तब टेंस पढ़ो। वो कहता था मैं समय हूं। प्यारे बच्चों, समय तो वो चीज है, टाइम तो वो चीज है जिसने बीते जमाने को देखा है, जिसने विनाश से लेकर के विनाश तक का सफर देखा है, जिसने आदिमानव से मानव तक का सफर देखा है, वो चीज टेंस नहीं टाइम है। जिसने बदलते जमाने को देखा है, वो चीज टेंस नहीं टाइम है। जिसने विनाश से लेकर के विकास तक का सफर देखा है, वो चीज टेंस नहीं टाइम है। जिसने गुलामी से लेकर के आजादी तक का सफर देखा है, वो चीज टेंस नहीं है प्यारे बच्चों, टाइम है। क्या है? टाइम। तो टाइम एक अलग चीज है, टेंस एक अलग चीज है। टाइम की ये डेफिनेशन है जो मैंने आपके सामने लिखी है। अब मैं आपको बताता हूं टेंस की डेफिनेशन। टेंस क्या चीज है प्यारे बच्चों? टेंस इज अ ग्रामेटिकल कंसेप्ट। Tense is a grammatical concept which we use in facilitating our English language. प्यारे बच्चों, हमारी इंग्लिश भाषा को फैसिलिटेट करने के लिए हम जिस ग्रामेटिकल कंसेप्ट का यूज करते हैं उसे टेंस कहा जाता है। ठीक है, बल्कि मैं इसे अवर इंग्लिश लैंग्वेज ना लिख करके इंग्लिश लैंग्वेज लिख देता हूं। कहीं आप सोचो कि सर आप तो कह रहे हो हमारी इंग्लिश भाषा और हम तो हिंदुस्तानी और सच्चे हरियाणवी। चलिए मैं इस डेफिनेशन को बदल ही दिया थोड़ा सा। टेंस वो ग्रामेटिकल कंसेप्ट है प्यारे बच्चों जिसका प्रयोग हम इन फैसिलिटेटिंग इंग्लिश लैंग्वेज, फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधाजनक बनाना इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा को सुविधाजनक और सुगम बनाने के लिए हम जिस ग्रामेटिकल कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं उसे ग्रामर कहा जाता है। सॉरी, उसे क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। टेंस इज अ ग्रामेटिकल कंसेप्ट विच वी यूज इन फैसिलिटेटिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये टाइम की डेफिनेशन थी और ये टेंस की डेफिनेशन थी। कहानी समझ आई इतनी? पक्की बात। चलिए मैं एक बार आगे बढ़ता हूं। सो स्टूडेंट, टेंस अलग चीज है, टाइम एक अलग चीज है। प्यारे बच्चों, टाइम एक वास्ट कंसेप्ट है और उसके अंदर छोटे छोटे इंटरवल बनाना टेंस है। मैं क्या कह रहा हूं? टाइम एक वास्ट कंसेप्ट है और उसके अंदर वक्त के छोटे छोटे इंटरवल बनाकर पेश करना ही टेंस है। प्यारे बच्चों, क्या है? टेंस। मैं कह दूं वक्त यहां से लेकर के यहां तक और आगे भी चलता ही जा रहा है, ये टाइम है। लेकिन इस टाइम पर वक्त में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या इवेंट्स हुए, उनको बताने के लिए कौन इस्तेमाल किया जाता है? टेंस। वक्त चल रहा है, बीत गया, ठीक है, ये वाला वक्त, ठीक है, पहले से चल रहा था, ठीक है, आज ये वक्त चल रहा है, फिर आगे फिर चलेगा। तो प्यारे बच्चों, टाइम के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे टाइम के इंटरवल, सेगमेंट और वहां पे जो हुई घटनाएं उनको बताने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टेंस का। ठीक है, अब टेंस तीन टाइप के हैं। एक बीता वक्त बोले तो पास्ट टेंस, एक अभी जो चल रहा है बोले तो प्रेजेंट टेंस, और एक आगे आएगा बोले तो फ्यूचर टेंस। लेकिन टेंस को समझने से पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको वर्ब के रिगार्डिंग बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस वर्ब को थोड़ा सा टेंस से रिलेट करूंगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं। इफ यू want to identify time, you will have, sir, if you want to identify time, you will have to identify a tense. You will have to identify a tense. मैंने लिखा, अगर आप वक्त का पता लगाना चाहते हो तो आपको टेंस का पता करना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट टू आइडेंटिफाई टाइम, अगर आप टाइम को पहचानना चाहते हो, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई अ टेंस, तो आपको एक टेंस को पहचानना पड़ेगा अगर आप वक्त पहचानना चाहते हो। एक डेफिनेशन और है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट समझना।
if you want to identify a tense, you will have to identify a verb. If you want to identify a tense, अगर आप एक टेंस को पहचानना चाहते हो, you will have to identify a verb first. A verb first. इस लाइन का मतलब बना कि अगर आप किसी टेंस को पहचानना चाहते हो तो आपको किसे पहचानना पड़ेगा? वर्ब को. किसे पहचानना पड़ेगा प्यारे बच्चों? वर्ब को. और अगर आप किसी टाइम को पहचानना चाहते हो तो आपको क्या पहचाननी पड़ेगी? टेंस. टाइम को पहचाना, टेंस पहचानो. टेंस को पहचाना है, वर्ब पहचानो. तो सवाल खड़ा होता है कि सर ये टेंस का टॉपिक तो वर्ब के बिना समझ नहीं आएगा लगता है. सवाल तो यही पैदा हुआ ना कि अगर आपको कोई टेंस पहचानना तो वर्ब पहचानिए, और टाइम पहचानना है तो टेंस पहचानिए. सीधी सी बात है. सबसे निचला स्टेप या फिर सबसे पहला स्टेप क्या होगा? वर्ब. क्या होगा? वर्ब. चलिए पहले इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं. व्हाट इज अ वर्ब? इसे इरेज कर दूं? नोट कर लिया होगा शायद आपने. चलिए इरेज कर देता हूं. If you want to identify time, you will have to identify a tense, and if you want to identify a tense, you will have to identify a verb first. तो आपको सबसे पहले एक verb को पहचानना पड़ेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं थोड़ी सी कहानी आपको वर्ब के बारे में बता देता हूं प्यारे बच्चों. ये तो हम अभी टेंस पढ़ रहे थे, अब मैं थोड़ा सा आपको वर्ब के बारे में बता देता हूं, क्योंकि हमें वर्ब जानना जरूरी होगा अगर हमें टेंस पहचानना है. इसका कंप्लीट टॉपिक मैं अलग से भी करवाऊंगा प्यारे बच्चों. वर्ब का एक अलग से टॉपिक भी पढ़ेंगे हम, बिल्कुल अलग. ठीक है ना. तो अभी मैं सिर्फ टेंस से रिलेट कर रहा हूं वर्ब को. वर्ब क्या चीज होता है? वर्ब को हिंदी में अगर आप हरियाणा वाले बोलोगे तो फटाफट से एक शब्द बोल दोगे आप, मिनट भी नहीं लगाओगे, मिनट के आप सेकंड ही नहीं लगाओगे, और आप बोल दोगे सर क्रिया. प्यारे बच्चों, वर्ब को क्रिया बोल देने से उसकी परिभाषा कंप्लीट नहीं होती है. वर्ब और भी बहुत कुछ होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए वर्ब का मतलब क्रिया होता है. और वर्ब प्यारे बच्चों एक्शन वर्ड हुआ करते हैं. वर्ब क्या हुआ करते हैं? एक्शन वर्ड्स. इनको वर्ब कहा जाता है. अगर वर्ब की आपके सामने परिभाषा लिखूं तो वर्ब की डेफिनेशन होगी, वर्ब इज समथिंग हैपनिंग और डूइंग. वर्ब इज समथिंग हैपनिंग और डूइंग. वर्ब का मतलब प्यारे बच्चों कुछ घटित होना या फिर कुछ करना होता है. इसमें दो काम आते हैं. हैपनिंग का मतलब होता है अपने आप होने वाला काम, बोले तो घटना, कोई अपने आप होगी. ठीक है. डूइंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों कोई काम करना. मैं कह दूं कि आदमी जब अपने आप मर जाता है तो उसे हैपनिंग कहा जाता है, और जब किसी आदमी को कोई दूसरा आदमी मार देता है, उसका कत्ल कर देता है, तो वो डूइंग कहलाता है. बात समझ रहे हो? तो डूइंग वो शब्द या वो वर्ड या फिर वो वर्ब हैं जिन्हें कोई आदमी करता है, और हैपनिंग वो चीज है जो अपने आप होती है. बारिश का आना, तूफान का आना, बिजली का गिरना या कड़कना, ओले का गिरना, ये प्यारे बच्चों हैपनिंग है. एक्सीडेंट का होना ये हैपनिंग है. लेकिन प्यारे बच्चों आदमी का कत्ल कर देना, किसी को कुछ बताना, बुलाना, खिलाना, ये प्यारे बच्चों डूइंग है. ये क्या है? डूइंग है. चलिए अब इसे मैं थोड़ा सा और रिलेट करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना. वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, इसका मतलब समथिंग हैपनिंग, और क्या होता है प्यारे बच्चों? डूइंग होता है. देखना ध्यान से. अभी के लिए मैंने आपको वर्ब की इतनी ही डेफिनेशन बताई है. अच्छा, एक आपने वर्ड ये भी सुना होगा शायद प्यारे बच्चों, आपका मैं कह दूं कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया. पहले मैं इस हेल्पिंग वर्ब की भी बात कर लेता हूं. अब मैं आपको, अभी तो मैंने आपको वर्ब का बताया, अब मैं छोटी सी परिभाषा आपको हेल्पिंग वर्ब की बता देता हूं. इसे सहायक क्रिया कहा जाता है. पहले आप समझ ले मैं इसको कैसे टेंस से रिलेट करूंगा, इसके लिए आप दिल थाम करके बैठ जाइए. ठीक है ना. मैं इसे आगे चल करके टेंस से कैसे रिलेट करता हूं ये आपको समझनी है चीजें. हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहा जाता है. स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब्स भी दो टाइप्स की हैं.
एक होता है प्यारे बच्चों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है प्यारे बच्चों मोडाल्स। क्या है? मोडाल्स। इन्हें आप हेल्पिंग वर्ब की बजाय ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल सकते हो, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। और स्टूडेंट ध्यान देना, ये ऑक्सिलरी शब्द का मतलब भी हेल्पिंग ही होता है एक तरीके से, ठीक है ना, ध्यान देना, हेल्पिंग या फिर और लगा के मैंने बोल दिया ऑक्सिलरी। तो हेल्पिंग वर्ब्स दो टाइप्स की हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और क्या, मोडाल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी कहा जाता है, और मोडाल्स का अपने इसी का हेल्पिंग वर्ब का दूसरा टाइप मोडाल्स और पहला टाइप प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। इस मोडाल्स ये तो अपने आप में एक अलग टॉपिक होगा जिसे हम बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसके अंदर आएंगे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, यूज टू, नीड, डेयर, ऑट टू, ये बहुत सारे शब्द, वुड, ये सारे के सारे किस में आने हैं? मोडाल्स में आने हैं। इसका अपने आप में अलग टॉपिक होगा। समझने वाली चीज है यहां पे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में, इसकी बात करते हैं। मैं इसे यहां से इरेज कर दूं एक बार, ठीक है, इसे आप साथ के साथ नोट करते रहना। अब बात आएगी प्यारे बच्चों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की। स्टूडेंट ये तीन टाइप की हुआ करती हैं, ध्यान से सुनना। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स तीन टाइप की हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। स्टूडेंट पहली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी होती है, सेकंड डू है, और थर्ड हैव है। क्या है प्यारे बच्चों? हैव। ध्यान से समझना, पहली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी, सेकंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू, और थर्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैव। मोडाल का तो अलग टॉपिक ही पढ़ेंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया। स्टूडेंट बी का मतलब होना होता है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म, और ये भी क्या है? फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहोगे सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपने तो हेल्पिंग लिख रखा है। स्टूडेंट ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती है और कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी काम करती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का फंडा बता रहा हूं। इस बी के प्यारे बच्चों कुछ फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, और BEING बीइंग, और एक खुद बी, एक खुद बी, ये तो अपने आप में है ही, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, ये बी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, फर्स्ट टाइप बी, इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, इसके कुछ आकार होते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इसके कुछ रूप होते हैं। और ये रूप ये है, ये बी इज का रूप भी धारण करता है, एम का भी, आर का भी, वॉज का, वर का, बीन का और बीइंग का। अब सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बता रहा हूं जो अभी टेंस के अंदर यूज होने वाला है। क्या? ध्यान से सुनो, ये जो बी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये प्यारे बच्चों कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल की जाती है। किस में इस्तेमाल की जाती है? कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। अब आप कहोगे सर कॉन्टिन्यूअस टेंस कितने बनेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेंगे तीन, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जब बनाना होगा तब मैं आपको बताऊंगा, उस टाइम बी की इज, एम, आर, वॉज और बीन, बीइंग की बजाय एक शैल, विल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, लेकिन वो बी की फॉर्म नहीं होती, वो शैल, विल क्या हुआ करते हैं? मोडाल्स। तो ध्यान देना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मोडाल्स, विल, शैल का प्रयोग किया जाता है। बाकी बचा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनके अंदर बी की ये फॉर्म्स इस्तेमाल होंगी। हां, एक बात और है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उन दोनों में भी ये बी की फॉर्म चलेगी। इनमें से कोई भी एक फॉर्म आ सकती है। एक मैंने कहा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी बी की इन्हीं फॉर्म्स में से कोई फॉर्म आएगी। कैसे आएगी मैं आगे बता दूंगा, अभी जरा सुनना। तो बी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं डू की। डू की फॉर्म्स प्यारे बच्चों ये हुआ करती हैं, एक खुद डू, और एक डज, और एक डिड। प्यारे बच्चों डू की फॉर्म है, बात समझ में आ रही? जैसे बी की फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, वैसे डू की फॉर्म है डू, डज और डिड। प्यारे बच्चों ये जो डू और डज है ना, डू और डज, इनका प्रयोग, इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में। किसमें?
प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस बनाने में। बात समझे कुछ? मैंने कहा डू और डज, जो डू की फॉर्म है डू और डज, इन दोनों का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने में किया जाता है। और प्यारे बच्चों जो डिड बच गए ना, इसका प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने में। किस में यूज होती है ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में यूज होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दोबारा फिर से बता रहा हूं, ये डू डज डिड का इस्तेमाल इंडेफिनिट टेंस के लिए किया जाता है, और डू और डज दो पहले वाली इनका इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और ये जो लास्ट डिड है इसका इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने में। कैसे होगा आगे बताऊंगा। बात करते हैं हैव प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की। स्टूडेंट ये जो हैव है ना, इसके पहले मैं फॉर्म्स लिख देता हूं। एक हैज भी इसी की फॉर्म होती है, एक खुद हैव हो गया और एक हैड हो गया। प्यारे बच्चों हैज, हैव, हैड ये हैव की फॉर्म्स हुआ करती हैं, और जो हैव हेल्पिंग वर्ब है इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस बनाने में किया जाता है। कौन सा टेंस बनाने में? परफेक्ट टेंस बनाने में। कौन सा टेंस बनाने में? परफेक्ट टेंस बनाने में। कहानी क्लियर है क्या? पक्की बात? मैंने क्या कहा? बी का प्रयोग किया जाता है कंटिन्यूअस टेंस बनाने में, डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है इंडेफिनिट टेंस बनाने में, और प्यारे बच्चों हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है परफेक्ट टेंस बनाने में, डू का इंडेफिनिट टेंस बनाने में, और बी का कंटिन्यूअस टेंस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इतनी कहानी क्लियर है? पक्की बात? ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये सारी कहानी हो गई। अब मैं है ना, ये जो बी की फॉर्म इज एम आर वोज वर है ना, ये कैसे कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होती है ये मैं आपको बताऊंगा। इतनी कहानी क्लियर है ना? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है, उसके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स। मोडाल्स का अलग टॉपिक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के आगे चल करके तीन टाइप होती है, बी, डू, हैव। बी की फॉर्म इज एम आर वोज वर बीन बीइंग होती है, डू की फॉर्म डू डज डिड होती है, और हैव की फॉर्म हैज हैव हैड होती है। हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस बनाने में किया जाता है। प्यारे बच्चों डू प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इंडेफिनिट टेंस बनाने में किया जाता है। बी प्राइमरी हेल्पिंग या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस बनाने में किया जाता है। इतनी कहानी क्लियर? पक्की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेज करो। चलिए अब मैं एक बार इसे ना बी की बात करता हूं कि बी का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस बनाने में किस तरीके से किया जाता है। बी का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस बनाने में किस तरीके से किया जाता है, ध्यान से समझना। पहली बात तो टेंस जब हम पढ़ेंगे उसमें कंटिन्यूअस फॉर्म में कितने आएंगे ये जानना जरूरी है। पहले तो हम ये पढ़ रहे हैं कि जब हम टेंस पढ़ेंगे तो कंटिन्यूअस फॉर्म में कितने टेंस आते हैं ये देखना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, बी का इस्तेमाल किया जाता है कंटिन्यूअस टेंस बनाने में। अब कंटिन्यूअस टेंस बी से कितने बन सकते हैं? इस फॉर्म से, इज एम आर वॉज और बीन बीइंग से। प्यारे बच्चों पहला जो बन सकता है, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक तो ये बनता है। दूसरा प्यारे बच्चों इससे बनता है, वॉज वर आया है तो कौन सा बन जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा तीनों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में। वॉज वर का इस्तेमाल किया जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में, और बीन और बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में। इसमें भी दो चीजें आ सकती है, इससे एक तीसरा और बन सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और
हाँ बस इतना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाना पड़ेगा तो हैड बीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब एक चीज और बताता हूं, इसमें ध्यान से समझने वाली बात देखना मेरी, ठीक है, अच्छे से समझने वाली बात। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होगी किसकी फॉर्म, बी की। लेकिन देखिए यहां पे कंटीन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है, और मैंने अभी अभी आपको बताया है कंटीन्यूअस में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, बी की, और परफेक्ट में किसकी फॉर्म इस्तेमाल होती है, हैव की। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाओगे तो दो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएगी, कंटीन्यूअस के लिए तो बी और परफेक्ट के लिए कौन सी, हैव। ये दोनों मिलकर के जब परफेक्ट वाली और कंटीन्यूअस वाली मिल जाएगी तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा बनेगा प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इतनी कहानी क्लियर है, पक्की बात। अब मैं इज एम आर वोज वर बीन बीइंग का यूज करके इनके कुछ सेंटेंसेस बना के आपको दिखाता हूं, जिससे क्लियर हो कि इज एम आर वोज वर बीन बीइंग जो बी की फॉर्म है ये कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल की जाती है। मैं 5-7 एग्जांपल लिखता हूं जिनसे कहानी क्लियर होगी कि सर आपने जो बी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब लिखा है इसका इस्तेमाल कंटीन्यूअस टेंस में कैसे किया जाता है। ध्यान से देखना, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है बी का कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। जैसे मैं लिखूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं। एक मैं लिखता हूं सी वॉज मेकिंग नोट्स, वो नोट्स बना रही थी। और एक मैं वर से लिख रहा हूं दे वर प्लेइंग हॉकी, HOCKEY। ये मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, ध्यान से सुनना। मैंने इज एम आर वोज वर यहां तक का इस्तेमाल किया है, और यहां तक का इस्तेमाल करके मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बी की इन फॉर्म से कंटीन्यूअस टेंस बनाए जाते हैं, और क्यों ये कंटीन्यूअस टेंस में कैसे इस्तेमाल होती है एग्जांपल के जरिए मैंने आपको बता दिया। देखो यहां पे बी की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई, आप बोलोगे सर इज। यहां पे बी की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई, आप बोलोगे सर एम। यहां पे बी की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई, आप बोलोगे सर आर। यहां पे बी की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई, आप बोलोगे सर वॉज। यहां पे बी की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई, आप बोलोगे सर वर। और देख लो, जागो ग्राहक जागो, कैसे, इज हेल्पिंग वर्ब है ना, मेन वर्ब क्या है, प्ले। एम हेल्पिंग वर्ब है ना, मेन वर्ब क्या है, टीच। आर हेल्पिंग वर्ब है, वॉच मेन वर्ब है। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग मेन वर्ब है। वर हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग मेन वर्ब है। जब जब इज एम आर के साथ कोई मेन वर्ब आएगी वो आईएनजी लेकर आएगी। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब जब इज एम आर के साथ, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर कोई मेन वर्ब आई तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेकर के आएगी, ठीक है। अगर वर्ब आई तो, वर्ब की बात कर रहा हूं, इज एम आर वॉज वर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, लेकिन वो वर्ब नहीं रहती, वो एडजेक्टिव बन जाती है प्यारे बच्चों। क्या बन जाती है, एडजेक्टिव विशेषण। दोबारा से सुनिए, मैं कह रहा हूं बी की इज एम आर वॉज वर इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जब कोई मेन वर्ब आती है तो वो आईएनजी लेकर के आती है। और ये मैंने इस बात की पुष्टि कर दी कि बी फॉर्म का इस्तेमाल कौन से में किया जाता है, कंटीन्यूअस टेंस में। अब आप इन्हें देख लो, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, टेंस कौन सा, कंटीन्यूअस। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, टेंस कौन सा, कंटीन्यूअस। दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं, टेंस कौन सा, कंटीन्यूअस। सी वॉज मेकिंग नोट्स, वो नोट्स बना रही थी, टेंस कौन सा है, कंटीन्यूअस। लेकिन है कौन सा, पास्ट कंटीन्यूअस। कौन सा है प्यारे बच्चों, पास्ट कंटीन्यूअस है ये, क्योंकि बीते वक्त में कोई काम चल रहा था, वो बीते वक्त में नोट्स बना रही थी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। दे वर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे थे, ये बीते वक्त में हॉकी खेली जा रही थी। कहानी क्लियर है, पक्की बात। तो ध्यान देना, ये नीचे वाले दोनों सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हैं, और ऊपर वाले तीनों के तीनों सेंटेंस हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। किसके,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। इतनी कहानी क्लियर हुई? इतनी कहानी क्लियर हुई प्यारे बच्चों? पता चला बी का? ठीक है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बीन का और बीइंग का फंडा रह गया ना, देखना स्टूडेंट, ये जो बीन और बीइंग है ना, अब आप सोचोगे सर आपने तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो लिखवाया ही नहीं, पहले ये लिखवाना था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर उसकी स्ट्रक्चर, फिर वो बातें। अरे वो भी बता दूंगा, एडवांस पहले समझने वाले स्टूडेंट है वो यहां से समझ लेना, वरना इसमें आगे चल करके वो भी लिखूंगा, वो ट्रेडिशनल मेथड, वो परंपरागत तरीका जिसमें लिखा जाता था बड़े बड़े अक्षरों में टेंस और नीचे 3 तीर बना के लिखा जाता था, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, वो भी लिखूंगा। आपको लगता है कि हमारे भूतकाल कहां गए? अरे आपके सारे भूत यहीं आ जाएंगे, ठीक है, वो कहीं गायब नहीं हुए, उनके बिना तो मुझे पता है आपकी दाल गलने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपका थोड़ा सा तरीका पढ़ाने का बदल दूं, वो मेथड अगर आज भी आप लेकर के बैठे रहोगे तो शायद वही हशर हो जाएगा जो पिछले 10-12 साल में आपका इंग्लिश में हुआ है। सो आप अब समझिए कि इस बी की फॉर्म बीन और बीइंग का कहां यूज किया जाता है। अब मैंने इजमार वोजवर बता दिया ना, अब मैं ये जो बी की बीन और बी की जो बीइंग फॉर्म है ना प्यारे बच्चों, इनका कहां प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट ये जो बीन है इसका प्रयोग किया, ये एक्चुअल में ना ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ध्यान देने वाली बात देखना। अब आपको सर ये थर्ड फॉर्म कैसे? आपने सुना बी वॉज बीन, ये प्यारे बच्चों ये जो बी बीन है ना, ये बी की, इस बी की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है बीन। ये जो बीइंग है ना प्यारे बच्चों, ये बी की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बी की वर्ब की आईएनजी फॉर्म बीइंग है और बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन है। कहानी समझ आ रही? इनका प्रयोग, ये जो बीन है ना, इसका प्रयोग किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का परफेक्ट टेंस बनाने में। कौन सा टेंस बनाने में? परफेक्ट टेंस बनाने में। और ये आईएनजी जब इसके साथ मिल जाता है तो कौन सा टेंस बन जाता है? कंटिन्यूअस। कौन सा बन जाता है? कंटिन्यूअस। तो अब आपको शायद एक कहानी समझ आई होगी कि सर क्या, अरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो समझ लिया, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें बी की 2 फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, एक बीन और एक कंटिन्यूअस आएगा तो बीइंग। कैसे कहानी है अभी बताता हूं। उस टेंस का नाम लिखता हूं पहले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके अंदर बीन और बीइंग यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका नाम लिख देता हूं एक बार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तो मैंने ये कहा था ना कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, वह क्रिकेट खेल रहा है, और एक और भी बनाया था ना, दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं। इतनी बातें लिखी थी ना मैंने। अभी सुनना, इसमें काम साथ के साथ पूरा भी होता है और कंटिन्यूस भी रहता है। मान लो मैं सिर्फ 2 ही सेंटेंस लिखता हूं, उससे बात क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मैं एक सेंटेंस लिखा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैंने लिखा मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। काम इसमें अब भी जारी है ना, कौन सी फॉर्म आई? आईएनजी फॉर्म। और सुबह से लेकर अब तक पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है काम पूरा भी तो होता जा रहा है ना। मान लो मैं 9 बजे लगा था, ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैं कह दूं कि 3 बज गए, 6 घंटे हो गए, तो 6 घंटे अब होने वाले, तो इसका मतलब मैं पिछले 5, 5.5, पौने 6 घंटों का काम तो पूरा कर चुका हूं ना। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे काम पूरा होता जाता है, लेकिन जो कंप्लीट काम है वो अभी तक हुआ नहीं है, अब भी चल ही रहा है। चल ही रहा है तो आईएनजी फॉर्म आई, और साथ के साथ काम पूरा हो रहा है, तो कौन सी फॉर्म आई? हैव। और मैंने बताया था ना अभी, हैव ऐसी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, या फिर हैव ऐसी
प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका इस्तेमाल परफेक्ट टेंस बनाने में किया जाता है। कौन सा टेंस बनाने में? परफेक्ट। और ध्यान देना प्यारे बच्चों, जब जब हैव आएगा तब तब कौन सा नाम आएगा? परफेक्ट। और जब जब कंटिन्यूअस आएगा तब तब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी। कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी। तो इन चीजों का ध्यान देना है भाई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। काफी सारे ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जिन्हें मैं बिल्कुल अलग टॉपिक लिख करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जब हम टेंस को बिल्कुल अब जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे उसी तरीके से मैं करवाता चलूंगा। फिर आगे हेडिंग भी डालूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसकी स्ट्रक्चर, उसके यूजेस, वो कहां प्रयोग किया जाता है, पेपर में सवाल उससे कैसे आते हैं, क्वेश्चन आज तक आए कैसे हैं, एरर कहां बनती है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, सिंस और फोर का फंडा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चल करके। सो पेशेंस रखिए। ठीक है। आराम से मजे से क्लासेस देखते रहिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। थोड़ी सी सुनने की आदत डाल लीजिए कि मैं जो कह रहा हूं शायद वो सही कह रहा हूं, और अगर आपको लग रहा है कि गलत कह रहा हूं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्या पता आगे आने वाली 5 या 7 मिनट में आपका वो कंसेप्ट क्लियर होने जा रहा हो जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं। ठीक है। चलिए, सो बी का फंडा हुआ जी क्लियर। अब बात करता हूं जी दूसरी जो लिखी थी ना, डू। कौन सी लिखी थी? डू। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की एक टाइप डू भी तो थी ना, जिसकी क्या था, जिसकी फॉर्म से डू, डज और डिड। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की 3 टाइप थी। और मैंने कहा था डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है इनडेफिनिट टेंस बनाने में। और कौन सा इनडेफिनिट? प्रेजेंट इनडेफिनिट। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। और प्यारे बच्चों डिड का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस बनाने में। कौन सा टेंस बनाने में? पास्ट इनडेफिनिट टेंस बनाने में। अब आपके सामने सवाल यह भी उठता है कि सर अगर डू और डज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब की तरह करोगे और ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में आएगा तो इससे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। और बात आपकी सही भी है। डू, डज, डिड ऐसी हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है जिनसे हम सवाल पूछते हैं। अगर ये पेपर में आएगी तो मतलब सवाल के तौर पे आएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह के तौर पे। लेकिन ये मेन वर्ब का काम भी करती है। ये बातें मैं आपको अलग से बताऊंगा, बी का प्रयोग, डू का प्रयोग और हैव का प्रयोग उसमें बताऊंगा बिल्कुल अलग से। लेकिन अभी मुझे टेंस पे चलना है तो मैं इनडेफिनिट टेंस के बारे में बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखूं, डू यू नो मी। क्या तुम मुझे जानते हो? ठीक है। अब ये जो वाक्य मैंने लिखा डू यू नो मी, डू यू कॉल हर, क्या तुम उसे कॉल करते हो? डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? एक मैं लिखता हूं डज सी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है? क्या वो स्कूल जाती है? डज ही प्ले क्रिकेट? डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है? स्टूडेंट ध्यान से सुनना, यहां पे जो नो है ना, KNOW, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब, और डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहां पे कॉल है मेन वर्ब और डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहां पे गो है मुख्य क्रिया और डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहां पे प्ले क्या है? मेन वर्ब और डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि डू और डज इन प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। और ये चारों के चारों ऐसे सेंटेंस है जो इनडेफिनिट के अंदर आते हैं। इनडेफिनिट की असली परिभाषा क्या है अभी बताता हूं, ठीक है ना। इसे अनिश्चित क्यों कहा जाता है? जब मैं पहला पॉइंट डाल लूंगा ना, मैं ये कहूंगा कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस मैंने स्टार्ट कर दिया और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फौरी तौर पर एक मोटे तौर पर बता रहा हूं कि डू डज हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं किसके अंदर? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के अंदर, और इनके साथ क्या आ जाती है? कोई ना कोई मेन वर्ब। बात समझ आ रही? डिड का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस के अंदर इंटेरोगेटिव बनाने में। डिड का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस के अंदर इंटेरोगेटिव बनाने में। जैसे समझना, मैं कह दूं क्या वो क्रिकेट खेला था? क्या वह उसे जानता था? अगर मुझे ऐसी बातें कहनी है तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस में डू और डज तो आएंगे नहीं। अब क्या आएगा? अब प्यारे बच्चों हर जगह डिड आएगा। डिड और डिड
और डिड। हाँ, एक चीज बतानी भूल गया यार, सुनना ध्यान से। डू का इस्तेमाल कहां होता है और डज का इस्तेमाल कहां होता है? डू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों सेकंड और फर्स्ट पर्सन के साथ। किसके साथ? फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ डू का इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट डज का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है थर्ड पर्सन के साथ। किसके साथ? थर्ड पर्सन। और ये थर्ड पर्सन कैसा हो? सिंगुलर हो प्यारे बच्चों। कैसा हो? सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन जानते हो क्या होता है? मैं बोल रहा हूं ना, आप मुझे सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप मुझे सुन रहे हो घर पे बैठ के सेकंड पर्सन है। मेरी क्लास को आपको, आप क्लास, मान लो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, आप पढ़ रहे हो सेकंड पर्सन। हमारी क्लास को कोई सीसीटीवी कैमरे पे देख रहा है, हमारी क्लास को कोई सीसीटीवी कैमरे पे देख रहा है प्यारे बच्चों, वो थर्ड पर्सन है। सीधी सी बात है, जो ही हुआ करता है, शी हुआ करता है, इट, दे, किसी का नाम, किसी जगह का नाम, वो थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी होता है। और फर्स्ट होता है आई और वी, और सेकंड होता है यू। फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं? आई और वी। और सेकंड में कौन कौन से आते हैं? सेकंड में आता है प्यारे बच्चों यू। क्या आता है? यू आता है। कहानी क्लियर है? पक्की बात? तो ध्यान देना है भाई, जब थर्ड पर्सन की बात हो तब डज का इस्तेमाल करना है। कौन से टेंस में? इंडेफिनिट टेंस में। जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन की बात हो तो इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है? डू। अब बात कर रहा हूं डिड की। डिड का इस्तेमाल किया जाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने में। देखना ध्यान से, मैं कह दूं क्या वह, डिड ही नो यू, क्या वह तुम्हें जानता था? सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, डिड यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, नो यहां पे मेन वर्ब। और ध्यान देना, जब जब डिड हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है, सेकंड फॉर्म नहीं लिखी जाती। प्यारे बच्चों, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलकर के ही वर्ब की सेकंड फॉर्म की सेंस देते हैं। ठीक है? जैसे मैं कहूं डिड शी किल हिम, क्या उस लड़की ने उसे मारा था, उसका कत्ल किया था? डिड शी किल हिम। बात समझ रहे हो? मैं कह दूं क्या वो क्रिकेट खेले थे? डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेले थे? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है और इंटेरोगेटिव वाक्य है, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है? डिड, मैं कह दूं डिड यू कॉल हर, क्या तुमने उसे कॉल की थी? प्यारे बच्चों, यहां पे सब में डिड हेल्पिंग वर्ब है, नो, किल, प्ले और कॉल मेन वर्ब है। और डिड के साथ हमेशा V1 ही आएगी, V2 नहीं आएगी। कहीं आप पास्ट बनाने के चक्कर में डिड के साथ V2 लिख दो, नो, डिड के साथ V1 ही लिखा जाएगा। कहानी क्लियर है? पक्की बात? चलिए, तो ये आपका हुआ डू का फंडा क्लियर। डू, डज, डिड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। हैव कहां इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, अभी बता देता हूं। अभी तीसरी पढ़ रहे हैं हैव, इसके बाद में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे इसका और वास्ट एप्लीकेशन। कल की क्लास में जो मेरा सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा। पहला हेडिंग डालूंगा कल प्रेजेंट टेंस, और उसमें बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस की पहली टाइप, क्या स्ट्रक्चर होती है, इससे सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंग्लिश ग्रामर में आज तक सवाल कैसे पूछे गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, कैसी कैसी एरर आएंगी, सवाल कैसा आएगा, ये बहुत सारी बातें हम कल जानेंगे। ठीक है? अभी मैं आपको हैव हेल्पिंग वर्ब जो हमारी लास्ट रहती है इसके बारे में बता देता हूं। इसकी फॉर्म्स होती हैं हैज, हैव और हैड। ये कौन से टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं? परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में? परफेक्ट टेंस में। ध्यान से समझना, हैज और हैव का इस्तेमाल किया जाता है इन दोनों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में। कौन सा टेंस बनाने में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्यारे बच्चों, हैड का इस्तेमाल किया जाता है कौन सा टेंस बनाने में? पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने में। इतनी कहानी क्लियर है क्या? मैं क्या कह रहा हूं, हैड का इस्तेमाल किया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने में, सॉरी हैज और हैव का इस्तेमाल किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में। अब मेरा आपसे एक सवाल है प्यारे बच्चों, हैज से हैव बनता है या हैव से हैज बनता है? मेरा आपसे सवाल है, हैज से हैव बनेगा
या हैव से हैज बनेगा? वर्ब की है ना, बेसिकली तीन ही फॉर्म्स हुआ करती हैं, बेसिकली तीन फॉर्म होती है, लेकिन एक V4 और एक V5 भी होता है। ध्यान से समझना, मैं ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करने जा रहा हूं। V1, V2, V3, V4 और V5। V1 प्यारे बच्चों अपने आप में बेस फॉर्म हुआ करती है, और ध्यान देना बेस फॉर्म हैव होती है, कभी हैज नहीं होती, इस बात का ध्यान देना। इसकी सेकंड फॉर्म हैव की हैड हुआ करती है, थर्ड फॉर्म हैव की हैड होती है, फोर्थ फॉर्म जिसे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं वो प्यारे बच्चों हैविंग होगी। कौन सी होगी? हैविंग। और प्यारे बच्चों वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसे हम एस या ईएस लगा करके बनाते हैं, जिसे हम एस या ईएस लगा करके बनाते हैं, और हैव की एस या ईएस लगने के बाद में एक फॉर्म जनरेट होती है हैज। कौन सी? हैज। कहानी समझ आई क्या? क्या कि सर हैव से हैज बनता है, न कि हैज से हैव बनता हो। आगे से ध्यान रहेगा, पक्की बात। हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म हैज। जैसे मान लीजिए मैं बनाऊं डू से, पहली फॉर्म डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर मैं डू को मेन वर्ब मानूं, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग, फिफ्थ फॉर्म डज, एस या ईएस लगा करके बन गई। कहानी क्लियर है? टेक मान लीजिए, अगर फर्स्ट फॉर्म लिखूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहां पे आएगा टेक, सेकंड फॉर्म लिखूं तो आएगा टुक, थर्ड फॉर्म लिखूं तो आएगा टेकन, फोर्थ फॉर्म लिखूंगा तो आएगा टेकिंग, फिफ्थ फॉर्म लिखूंगा तो आएगा टेक्स। क्या आएगा? टेक्स। कहानी क्लियर है ना? ठीक है, तो ध्यान देना है भाई, हैव से हैज बनता है ना कि हैज से हैव बनता है। अब जो मैंने लिखा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैसे स्ट्रक्चर बनती है, बस दो चार एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। ध्यान से सुनना, दो चार एग्जाम्पल हम समझते हैं। मान लीजिए मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना हो, प्रेजेंट बोले तो वर्तमान, परफेक्ट बोले तो कंप्लीट, और टेंस का मतलब होता है एक तरीके से एक्शन। जैसे मैं कहूं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है। एक मैं लिखता हूं ही हैज REACHED, ही हैज रीच दिल्ली, वो दिल्ली पहुंच गया है। एक मैं आपसे कहूं वे क्रिकेट खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड CRICKET क्रिकेट मैच, वो एक क्रिकेट मैच खेल चुके हैं। स्टूडेंट ध्यान देना, वर्तमान के अंदर काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी ये काम इतना पुराना नहीं हुआ कि मैं इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म से लिख दूं। मेरी बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूं कि ये प्रेजेंट में काम कंप्लीट जरूर हो गया है, लेकिन इतना पुराना नहीं हुआ कि इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए। अब देखिए, मैंने कहा था ना, जब जब हैज हैव हैड का इस्तेमाल किया जाता है और अगर यहां पे वर्ब की फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फॉर्म, तो इनके साथ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू डज डिड के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और बी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब आएगी तो कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखना, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? कंप्लीटेड। हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? रीच्ड। हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड। प्यारे बच्चों, हैज हैव हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखाता, सॉरी हैज हैव हैड नहीं, हैज हैव के साथ, सॉरी क्या, हैज हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखाती है। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, जब आप इस हैज हैव को हैड से बदल दोगे ना तो कौन सा टेंस बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे देखना, ये आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क है ना, इसको जब आप ऐसे लिख दोगे ना, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे मुझे कहना हो वो दिल्ली पहुंच चुका था, मुझे कहना पड़ेगा ही हैड REACHED, ही हैड रीच दिल्ली, वो दिल्ली पहुंच चुका था। मुझे कहना वो क्रिकेट खेल चुके थे, मैं लिखूंगा दे। हैज हैव का स्थान कौन लेगा? हैड।
they had played a cricket match. वो एक क्रिकेट मैच खेल चुके थे। प्यारे बच्चों, जब हैड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है और उसके साथ अगर कोई मेन वर्ब आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आती है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। और प्यारे बच्चों, हैज हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। प्यारे बच्चों, अब मोटी मोटी सी बात बता देता हूं जो मैंने आज की क्लास में बताई है। आज की क्लास में मैंने आपको टाइम और टेंस का डिफरेंस बताया, फिर मैंने आपको वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताया, और फिर मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब के बारे में। और सारी कहानी शुरू हुई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से। और वर्ब की दो टाइप होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स। मोडाल्स का अपने आप में एक अलग टॉपिक रहेगा। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार की होती हैं जो मैंने आपको बता दी है, बी, डू और हैव। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। आगे आने वाली क्लास में टेंस को थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं और पता करते हैं एक्शंस का, कामों का। ठीक है, आज की कहानी में इंपॉर्टेंट बात यह थी कि बी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस बनाने में किया जाता है और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा अगर मेन वर्ब आएगी तो। लिख देता हूं यहां पे, बी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस बनाने में होता है और अगर बी के साथ कोई मेन वर्ब आई तो वो क्या लेकर के आएगी, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, फिर हमने पढ़ा डू। डू का इस्तेमाल किया जाता है, डू ऐसी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इनडेफिनिट टेंस बनाने में। और डू डज डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। फिर प्यारे बच्चों हमने पढ़ा हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है परफेक्ट टेंस बनाने में। और अगर हैज हैव हैड के बाद में अगर कोई मेन वर्ब आई तो वो कौन सी फॉर्म लेकर के आएगी, थर्ड फॉर्म। इतनी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, बी का इस्तेमाल कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। डू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इंडेफिनिट टेंस बनाने में, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल परफेक्ट टेंस बनाने में और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं मेरी इंग्लिश की क्लास नंबर 2 सेकंड क्लास को यहीं क्विट करने जा रहा हूं। कल की क्लास में टेंस को और आगे पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, आपसे अपील भी करना चाहूंगा कि अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने चाहने वालों को ये बताएं कि डीसीसी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन जो एप्लीकेशन हमारी है उसके ऊपर रीजनेबल प्राइसेस पे आपको एचएससी सीटी की बेहतरीन टीम बेहतरीन कंटेंट देने के लिए तैयार है। जो कंटेंट, जो क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पेपर में पूछे जाने हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।